हेलो एवरीवन। मैं आज अर्सला वारसी एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है एनाल्जेसिक्स। तो पहले हम जब एनाल्जेसिक्स पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा हम पढ़ेंगे कि एनाल्जेसिक जो होती है मेनली हमारे नर्वस सिस्टम की ड्रग्स मानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़े नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जो है रिलेटेड टू आवर ब्रेन है। ब्रेन से रिलेटेड हमारे ब्रेन, सेरिब्रम, ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं वो सब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो पहले तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो फर्दर डिवाइडेड नहीं है, बट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमारे आगे और दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। जो हमारा ऑटोनॉमिक होता है दैट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारी नर्व्स या फिर नर्व सिग्नल जो ट्रांसफॉर्मेशन उनका होता है ड्यू टू सिंपैथिक या पैरासिम्पैथिक नर्व्स की वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। तो अब हम आते हैं अपने एनाल्जेसिक्स में। मेनली जो एनाल्जेसिक्स ड्रग्स होती हैं वो हमारी पेन के लिए यूज़ करते हैं या हमारे इफ़ेक्टिव रहते हैं पेन के लिए। तो हम एनाल्जेसिक्स हमें फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज़ नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड नॉन नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक्स। व्हाट इज़ नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक्स? नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक्स को हम ओपोइड एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। ओपोइड एनाल्जेसिक्स इसलिए इन्हें कहा जाता है, इन्हें इसलिए बोलते हैं हम बिकॉज ये हमें ओपियम, जो पॉपी प्लांट होता है, ओपियम रिसेप्टर्स पे ये इफ़ेक्ट दिखाता है अपना, और ये हमारे पॉपी प्लांट से मिला हुआ होता है। यूजुअली मेनली जो नोन हमारी नारकोटिक्स होती है वो होती है मॉर्फिन। तो जो नारकोटिक का थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी रहता है बिकॉज ये नारकोटिक मेनली हमारे पहले तो इफ़ेक्ट इसका जो रहता है, जो एक्शन, मेन एक्शन जो करती है वो हमारी करती है सेंट्रल पेन मैकेनिज़्म पे। जो सेंट्रल पे जो मेनली पेन मैकेनिज़्म है सेंट्रल वाला, उस पे एक्ट करती है। बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है, ये नारकोसिस को रिलीज़ करती है, और जो वो नारकोसिस होता है उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। इन्हें हम कहते हैं नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स। एक तरीके से ये हमारे ओपोइड की कैटेगरी में आते हैं, बट इसमें और इसमें ये इफ़ेक्ट है वो हमारे सेंट्रल पेन मैकेनिज़्म पे वर्क करता है, जबकि जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है वो हमारे पेरिफेरल पेन मैकेनिज़्म पे वर्क करती है। और हमारे जो नार्कोटिक था उसको, वो नार्कोसिस को रिलीज़ करता था जिसके साइड इफ़ेक्ट भी होते थे, बट इसमें जो है हमारा नार्कोसिस जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज नहीं करता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं नॉन नार्कोटिक। पहले हम पढ़ेंगे नॉन नार्कोटिक जो हमारी ओपोइड्स होती हैं, एनाल्जेसिक्स होती हैं। तो नॉन नार्कोटिक या फिर नॉन ओपोइड्स जो होती हैं उन्हें हम NSAIDs भी कहते हैं। व्हाट इज़ NSAIDs? NSAIDs आर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो यूजुअली हम इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये भी हमारा जो है एक तरीके की एनाल्जेसिक्स में आती है। तो पहले मेनली जो हमारी ये होती है, इसका मेन इफ़ेक्टिव जो होता है वो हमारे पेन में होता है यूज़ इसका। कोई भी हमारे मस्कुलोस्केलेटल मसल्स का पेन है उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी हमें, जैसे कि हमें फीवर हो रहा है, पायरेक्सिया की कंडीशन है, हेडेक हो रहा है, मॉडरेट हेडेक, ओनली इन मॉडरेट हेडेक, नॉट सीवियर, मॉडरेट हेडेक में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? मेनली मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका ये रहता है कि जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिस जो होता है, प्रोस्टाग्लैंडिस, उसके फॉर्मेशन को जो है यह हमारे रोकता है। जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिस मेनली हमारे एक तरीके के लिपिड्स होते हैं, और ये ऐसे लिपिड्स होते हैं जो हमारे टिश्यू डैमेज करने के लिए या इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये मेनली हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिस होता है उनका जो फॉर्मेशन है उसको रोकता है। इसके अलावा जो हमारे मेन हम कह सकते हैं जो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये होता है कि जो भी पेन रिसेप्टर्स जो हमारा पेन कॉज करते हैं उनको भी ये इनिबिट करता है। पेन कॉजिंग करने वाले रिसेप्टर्स का भी ग्रोथ को ये इनिबिट या उनके स्टिमुलेशन को रोकता है। उसके अलावा ये जो जहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिस सिक्रेट होता है या जहाँ से भी प्रोस्टाग्लैंडिस का हमारा सिंथेसिस होता है CNS में से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसे भी रोकता है। साथ ही साथ वैसोडाइलेशन करवाता है। हमारा जो वैसोडाइलेशन करवाने की वजह से जो हमारे फीवर की जो कंडीशन अराइज़ होती है वो कम होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो ड्रग्स हमारी आती हैं नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। तो वेरियस ड्रग्स यूजुअली जो हमारे
बहुत कॉमन ड्रग्स हमने जो रखी हैं, पैरासीटामोल होती है, या हमने डाइक्लोफिनेक सोडियम का भी नाम सुना है, आइबुप्रोफेन भी बहुत यूज़ की जाती है। उसके अलावा जो हमारे मिफेनिक एसिड है, मेनली हम डिस्मेनोरिया के कंडीशन में यूज़ करते हैं। नेप्रोक्सिन पेन में यूज़ करते हैं हम। तो ये वेरियस ड्रग्स आती हैं। तो जैसे कि पहले हमारे एस्पिरिन हो गए, एस्पिरिन को हम सेलिसाइक्लेट भी बोलते हैं, अदर नेम इसका ये है। तो ये इसकी डोसेस दे रखी हैं कि कौन सी डोज ओरली देते हैं हम, किस टाइम पे देते हैं, TDS में, BDS के टर्म्स में देते हैं, या फिर यह हमें SOS के टर्म्स में देनी पड़ती है, या डेली, या फिर हम ओरली, या फिर जिस रूट से भी देनी होती है, और कितनी डोज देनी होती है, सब दे रखा है। सेलिसाइक्लेट जिसे एस्पिरिन कहते हैं, एक ड्रग ये है हमारी। पैरासीटामोल होती है, डाइक्लोफिनेक सोडियम, एसिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, मिफेनिक एसिड, नेप्रोक्सिन, निनोस्लाइड, इंडोमिथासिन, कीटोरोलैक एंड पायरोक्सिकैम। दीज आर वेरियस ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे थोड़े सिलेक्टिव COX भी होते हैं। सिलेक्टिव COX इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सिर्फ 2 आते हैं हमारे इसमें नॉन नार्कोटिक में, दैट इज़ एक होती है सिलिकॉक्सिब और एक होती है इटोरिकॉक्सिब। नेक्स्ट आते हैं अब हम इसके इंडिकेशन पे। तो जो इंडिकेशन हमारा मेनली जो होता है हमारा नॉन नार्कोटिक का, पहले तो हम पेन में देते हैं। पेन में यूजुअली जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स जो हम देते हैं वो हम आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, इसके अलावा हम एसिटामिनोफेन भी एक बहुत मेन नॉन नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं जिसका यूजुअली हम यूज़ करते हैं। इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन ये रहता है कि इसकी हाइपर सेंसिटिविटी भी हो जाती है, वरना यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे जो होता है हम एडवर्स इफेक्ट इसकी हाइपर सेंसिटिविटी, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे सिर्फ हम एसिटामिनोफेन ही दे सकते हैं और ड्रग्स यूजुअली अवॉइड की जाती है। इसके अलावा नेप्रोक्सिन जो होती है वो भी पेन में ही दी जाती है। इसके वेरियस जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स हम आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं, फीवर है पायरेक्सिया उसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उसमें, या हम इश्चमिक अटैक्स या फिर MI जो अटैक्स आते हैं, इश्चमिया के MI के अटैक्स, उसमें हम एस्पिरिन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा डिस्मेनोरिया में मिफेनिक एसिड या आइबुप्रोफेन यूज़ कर लेते हैं। और वेरियस हमारे जो होते हैं ये, जैसे कि अगर हमें कभी कोई भी प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए भी हम इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी में सिर्फ हम एसिटामिनोफेन दे सकते हैं, उसके अलावा कोई ड्रग्स नहीं दे सकते, बिकॉज ये हमारे क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है मदर्स को, और दैट लीड्स टू फीटस ऑल्सो। तो फीटस को भी इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हम यूजुअली सिर्फ और सिर्फ एसिटामिनोफेन ही देते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को। इसके अलावा दूसरा इसका ये भी रह सकता है कि हाइपर सेंसिटिविटी यूजुअली एस्पिरिन की दे रखी है, बट हाइपर सेंसिटिविटी अगर कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं डोज से ज़्यादा अमाउंट में, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। बट अगर हम कोई भी ड्रग लें तो उससे पहले अगर उसका हम AST करवा लें तो दैट इज़ वेरी गुड। वो भी रहेगा उसका एक एडवांटेज कि अगर किसी को उससे किसी भी तरीके के हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो उसे अवॉइड कर सकता है। नेक्स्ट आता है, अगर हमारा कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर GI में अल्सर्स है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एस्पिरिन नहीं देते हैं, बिकॉज ये इरिटेशन कॉज कर सकता है GI अल्सर्स की वजह से। और पेशेंट जिनको नेज़ल पे पॉलिप्स या जिनको अस्थमा की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइस सिंड्रोम्स कॉज हो सकता है अगर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के हम किसी भी मतलब हम कह सकते हैं बहुत स्मॉल चिल्ड्रंस को बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन के अगर हम ये ड्रग्स दे देते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो चाइल्ड उसे राइस सिंड्रोम मतलब थिंकिंग या फिर उसकी जो मेमोरी की पावर जो है वो प्रॉपर वे में नहीं रह पाती है। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे इसमें हो सकते हैं GI पेन, अपसेट, GI प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। उसके अलावा पेप्टिक अल्सर्स हमारे कॉज हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर्स या फिर डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, नॉजिया वॉमिटिंग कॉज हो सकता है जो मेनली कॉमन सिम्टम माना जाता है। हर्टबर्न हो सकता है, हर्टबर्न वेरियस मेडिसिन ऐसी या ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हर्टबर्न कॉज करती हैं हमारे। टिनिटस हो सकता है, टिनिटस इट्स यूजुअली मीन्स कि जो टिनिटस एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे जो एयर्स दोनों साइड या एक साइड के एयर्स में अलग सी नॉइजी जैसी साउंड आने लग जाती है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा इसका एडवर्स इफेक्ट ये भी रहता है कि हेडेक के लिए यूज़ करते हैं, बट हो सकता है कि इससे रिएक्शन की वजह से हेडेक और कॉज हो जाए।
लैरिंजियल एडिमा हो सकता है। लैरिंजियल एडिमा मतलब हमारे जब भी एसिटोमिनोफेन जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में लेने की वजह से वो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा एस्पिरिन हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है। और एस्पिरिन हाइपर सेंसिटिविटी के जो साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो रैशेज़ हो सकते हैं उसमें। उसके अलावा बहुत सारे और कंडीशन अराइज, शॉक आ सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। और देखा जाए तो मेनली इसका एडवर्स इफेक्ट हिपैटिक या फिर किडनी फेलर भी कॉज कर सकता है। हिपैटिक लीवर फेलर और किडनी फेलर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं नर्सिंग क्या क्या नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेन आता है नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहले नर्सिस को ये ध्यान में रखना है, अगर कोई भी पेशेंट को अगर दी जा रही है हमारी नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, तो पहले उन्हें ये कहा जाए कि पहले वो फूड को लें, फूड को लेने के बाद ही ये ड्रग्स लें, बिकॉज एम्प्टी स्टमक जो है ये बहुत प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। तो जीआई इरिटेशन कॉज हो सकती है, इसलिए फूड के बाद ही लें। और नेक्स्ट ये भी ध्यान रखना है नर्सेस को कि वो पूरी हेल्थ हिस्ट्री पेशेंट की ले लें कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी पहले, ड्रग्स की कोई एलर्जी या कोई हिस्ट्री तो नहीं है, वो लेनी है। एडमिनिस्टर्ड ये भी देखना है कि जो लिक्विड एस्पिरिन दे रहे हैं वो हम लिक्विड एस्पिरिन यूजुअली एकदम देना है मिक्स करने के बाद, बिकॉज लिक्विड एस्पिरिन जो होता है रैपिडली ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये भी अवॉइड करना है उन्हें कि वो आइबुप्रोफिन या नेप्रोक्सिन दोनों टैबलेट साथ में ना लें, बिकॉज दोनों टैबलेट लेने की वजह से इसके बहुत इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और साथ में साथ एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन के इफ़ेक्ट को कम भी कर सकती है। क्लाइंट को ये भी इंस्ट्रक्ट करना है कि अगर उसे कोई भी एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो हमें असेस करते रहना है, या क्लाइंट से भी कहते रहना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। साइन ऑफ कोई हाइपर सेंसिटिविटी या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है वो भी हमें मॉनिटर करते रहना है। टाइम टू टाइम हमें ये भी असेस करना है कि पेशेंट के वाइटल्स भी लेते रहना है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो नहीं है ये भी देखना है। और उनका यूरिन के कलर में या फ्लैंक कलर तो नहीं हो रहा है, कलर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, बर्निंग सेंसेशन यूरिन करते टाइम तो नहीं आ रहा है ये भी देखना है, कोई पिटिंग एडिमा कॉज तो नहीं हो रहा है ये भी देखना है। बिकॉज यूजुअली जो हमारे मेनली जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे यूरिन के कलर में भी चेंजेस लाती है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो था एनाल्जेसिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।